तो सबसे पहले है रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस जैसे कि टर्म से ही पता चल रहा है, ग्लाइकोज मीन्स शुगर, या आप शुगर को आप ग्लूकोज मान लो या सक्रोज मान लो। अगर हम फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज मान लेंगे, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, यानी कि उस ग्लूकोज को स्प्लिट करके 2 कर देना। फॉर एग्जांपल एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, उसको 3 के 2 कर देना, ये हो गए ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले आपके फूड को या आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ठीक है, क्या किया जाएगा, स्प्लिट करके 2 कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, कुछ एंजाइम कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये आपके जो इनिशियल प्रोडक्ट है, इनिशियल सबस्ट्रेट है सॉरी, उसको 2 लास्ट एंड प्रोडक्ट में आपको 3 कार्बन के 2 बना देगा। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस आपके साइटोसोल में चलता है। ठीक है, इसलिए आप इसको साइटोसोलिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, या इसको हम डिस्कवरर के नाम से भी जान सकते हैं, जैसे कि ईएमपी पाथवे। ठीक है, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि ये एमडेन, मैरहोफ एंड पार्नस ने इसको डिस्कवर किया था, तो हम इसको इनके डिस्कवरर के नाम से भी जान सकते हैं, ईएमपी पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस, ईएमपी पाथवे या साइटोसोलिक रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। और एक चीज ये है, ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन प्रोसेस है बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी आपको ये एज ए स्टार्टिंग प्रोसेस मिलेगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी आपको ये एज ए स्टार्टिंग प्रोसेस मिलेगा। ठीक है, तो एरोब्स में भी मिलेगा आपको, एनारोब्स में मिलेगा। ठीक है, तो और प्लांट्स में जो आपका ग्लूकोज जो है या ग्लाइकोलाइसिस की जो स्टार्ट होती है, वो ज़्यादातर सक्रोज से होती है। ठीक है, सबसे पहले सक्रोज ही ज़्यादातर प्लांट के सेल में ट्रांसपोर्ट होके पहुंचता है। तो सेल्स में जो ब्रेकडाउन जो शुरू होती है, फूड की ब्रेकडाउन, वो सक्रोज से ही शुरू होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सक्रोज को ब्रेक करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना देना चाहिए। ठीक है, वो करता है बाय द एंजाइम इन्वर्टेज, इसको ये वाला ब्रेकडाउन करता है। फिर इसके बाद आपका ईएमपी का बाकी के जो आगे वाला प्रोसेस है वो चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज स्टेप बाय स्टेप ग्लाइकोलाइसिस को हम समझेंगे कि ये साइटोसोल में होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस को थोड़ा सा इजी करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा इजी करने के लिए हमने ग्लाइकोलाइसिस को 2 फेज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहला फेज है इनिशियल फेज। ठीक है, इनिशियल फेज में क्या होता है, आपके सक्रोज जो है सबसे पहले सेल में पहुंचने के बाद, सेल के साइटोसोल में पहुंचने के बाद इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से स्प्लिट होके ब्रेक डाउन होके फ्रक्टोज और ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ग्लूकोज जो है और फ्रक्टोज भी, हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, एटीपी की मदद से इन दोनों को फोस्फोरिलेट कर देगा। फोस्फोरिलेट करके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना देगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देगा। ठीक है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम फिर से एटीपी की मदद से या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मदद से फर्दर फॉस्फोरिलेट करके क्या बना देगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना देगा। ठीक है, ऐसा फ्रक्टोज जिसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप है, एक कार्बन नंबर 1 पे है और दूसरा कार्बन नंबर 6 पे है। ठीक है, बिसफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो फ्रक्टोज पे अब 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गया। ठीक है, इसके बाद ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आगे ग्लाइकोलाइसिस में आगे प्रोसेस होगा, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं। ठीक है, तो अगर आपके पास ग्लूकोज एज ए इनिशियल सबस्ट्रेट है आपके ग्लाइकोलाइसिस का, तो सबसे पहले ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया जाएगा, ये वाला एंजाइम। फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आइसोमेरेज एंजाइम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना देगा। ठीक है, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि आइसोमेरेज एंजाइम इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये कन्वर्ट दोनों वे कर सकता है, बोथ वे ये कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन को, ग्लाइकोलाइसिस को आगे प्रोसेस के लिए हमें ये वाला चाहिए, तो रेस्पिरेशन के लिए हमें ये नहीं, इसको कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस में आगे बढ़ेगा। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का अल्डोलेज एंजाइम क्या कर देगा, स्प्लिट करके 2,3,3 कार्बन के कंपाउंड बना देगा। ठीक है, 2,3,3 कार्बन के कंपाउंड आ गए, एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आ गया जो एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, और दूसरा आ गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो एक
एक दूसरा एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। क्या हुआ, एक 6 कार्बन कंपाउंड का स्प्लिट होके 3 कार्बन के 2 कंपाउंड आ गए, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड, एक ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जिसको हम G3P भी कहेंगे, और दूसरा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसको हम DHAP भी कहेंगे, ठीक है। ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। कहने का मतलब है कि आइसोमेरेज एंजाइम G3P का DHAP बना सकता है और DHAP का G3P बना सकता है, ठीक है। लेकिन आगे के लिए हमें ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फेज में देखेंगे। इससे पहले ये देखिए कि जो कुछ इंटरमीडिएट्स हैं इस ग्लाइकोलाइसिस का, जैसे कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है और दूसरा ये ट्रायोज फॉस्फेट्स है, जो भी ये वाला है या ये वाला है, ठीक है। ये हमें साइटोसोल में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके अलावा हमें प्लास्टिड से भी ये मिल सकता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट से भी मिल सकता है। क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च है, उसकी ब्रेकडाउन से ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इंटर होके ये ग्लाइकोलाइसिस में आ सकता है, यानी कि साइटोसोल में आ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि क्लोरोप्लास्ट में ही इसकी फर्दर ब्रेकडाउन हो, ट्राइवोस फॉस्फेट बने और ये ट्राइवोस फॉस्फेट आपका साइटोसोल में आके ग्लाइकोलाइसिस की फर्दर स्टेप में ये इंटर कर जाए, ठीक है। ये हो गया पहला इनिशियल फेज, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज है आपका ग्लाइकोलाइसिस का एनर्जी कंजर्विंग फेज, ठीक है। एनर्जी कंजर्विंग फेज में क्या होगा, जो आपका पहले वाला प्रोडक्ट था ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये क्या होगा, इसकी फर्दर यानी कि आगे प्रोसेस होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस पे ऐड करके विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इस ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को या G3P को 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट बना देगा, ठीक है। एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसपे 2 फॉस्फेट ग्रुप है, एक कार्बन नंबर 1 पे है, दूसरा कार्बन नंबर 3 पे है, ठीक है। 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। इस दौरान यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होने के दौरान हमें एक NADH मिला है एज ए एनर्जी प्रोडक्ट, ठीक है। एज एन एनर्जी प्रोडक्ट हमें NADH एक मिला है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज इस 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट को डिफॉस्फोरिलेट कर देगा, यानी कि एक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव करके ADP को ऐड कर देगा और यहाँ से हमें एक ATP मिलेगा, ठीक है। और इस 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट का बन जाएगा आपका 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। फिर 3-फॉस्फोग्लाइसरेट का क्या होगा, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट का फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना देगा, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट का एक बार फिर से डिफॉस्फोरिलेट कर देगा, यानी कि यहाँ पे 2 फॉस्फोरस था, एक फॉस्फोरस यहाँ से रिमूव करके ATP हमें मिला, ठीक है। एक यहाँ पे रिमूव करके हमें ATP मिलेगा, यानी कि पायरुवेट काइनेज यहाँ से फिर से फॉस्फेट को हटा के ADP को देगा और हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, एक ATP, ठीक है। तो हमें यहाँ तक मिले 2 ATP अब तक, ठीक है। और इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट को यहाँ पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। पायरुवेट है आपका एंड प्रोडक्ट, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट, ठीक है। इसके बाद जो भी ब्रेकडाउन होगी वो ग्लाइकोलाइसिस में नहीं होगी, यानी कि जो वो साइटोसोल में नहीं होगा, वो होगा तो ये पायरुवेट को पहले इंटर कर दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी डिकार्बोक्सिलेशन होगी और फर्दर ब्रेकडाउन जो भी होगी रेस्पिरेशन में, मतलब जो फूड की ब्रेकडाउन होना है वो अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, ठीक है। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे एंड है, जो एंड प्रोडक्ट आपका आ गया ग्लाइकोलाइसिस का वो है आपका पायरुवेट, ठीक है। तो आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, हमने क्या पाया, मतलब क्या मिला हमें, ग्लाइकोलाइसिस के बाद 2 पायरुवेट्स मिले, ठीक है। 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल मिला एक ग्लूकोज से, ठीक है, ये देखा हमने, और 4 ATP आर प्रोड्यूस और 4 ATP मिले, ठीक है। आपने यहाँ देखा है कि 1 ATP 2 ATP एक 3 कार्बन वाले कंपाउंड से, ठीक है। तो इस तरह के तो हमारे पास 2 है, इस तरह के 2 बनेंगे, मतलब एक ग्लूकोज को हम स्टार्ट मान के चले तो इस तरह के हमारे पास 2 है, तो 2 ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 1 ATP 2 ATP है तो 2 से हमें मिलेगा, 1 से 2 है तो 2 से हमें मिलेगा 4 ATP, ठीक है। यानी कि 4 ATP मिला और 1 से 1 NADH मिल रहा है तो 2 से 2 NADH मिलेगा, यानी कि टोटल हमारे पास है 4 ATP, यानी कि एक ग्लूकोज से बात कर रहा हूँ, यानी कि एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के बाद हमारे पास 4 ATP है, ठीक है, और 2 NADH है, ठीक है। तो नेट जो प्रोडक्शन है, नेट प्रोडक्शन को हम कहेंगे हमारे पास 2 पायरुवेट है और 2 ATP है। 2 ATP क्यों है, क्योंकि नेट प्रोडक्शन तभी होगा
क्योंकि 2 एटीपी हमने पहले ग्लूकोज के पहले वाले स्टेप में, जहाँ पे हम फ्रक्टोज को फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया था इनिशियल फेज में, वहां पे हमने 2 एटीपी यूज किया था। ठीक है, तो 2 एटीपी यूज किया था, तो हमारा नेट प्रोडक्शन है, टोटल में से 2 माइनस कर दो, हो गया 2 एटीपी। ठीक है, तो 2 पायरुवेट, 2 एटीपी एंड 2 एनएडीएच, ये है हमारा नेट प्रोडक्शन आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी कि आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 पायरुवेट। ठीक है, या कह सकते हैं कि आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपका नेट प्रोडक्शन। ठीक है, और ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट एंड क्रेब्स साइकिल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में